देखिए, ये सारी बातें आपको वो नहीं बताएगा जो खुद ऐसे कंटेंट बनाता है। वो अपने राज नहीं खोलेगा, जबकि इसका ज्ञान वो लोग देते हैं जिन्होंने कोई फेसलेस फैक्ट चैनल नहीं चलाया होगा। जहां वो कह रहे थे कि शॉर्ट्स आपके चैनल को बर्बाद कर देगा, अब ये कैसे हो सकता है? बट उन व्यूज और सब्सक्राइबर्स का करूं क्या, जब कुछ रेवेन्यू ही नहीं बन रहा। और तो और ये मेरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले चैनल को भी बर्बाद कर दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि पहली बार मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। हाँ, वही चेहरा जिसने इस चैनल को बनाया और आपको इतने सारे वीडियोस और शॉर्ट्स दिए। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर लग सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो से आपको पूरी तरह वैल्यू मिले। और इस बार मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए हैं जिन्हें शायद ही किसी ने यूट्यूब पर इस तरीके से एक्सप्लेन किया हो। और अगर आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर क्लिक किया है और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल से कितना कमाया जा सकता है और बाकी डिटेल्स में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प को यूज करके डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हैं। देखो, आजकल आपको कई यूट्यूब गुरुस मिल जाएंगे जो अपना कोर्स बेच रहे होंगे और कहेंगे कि वो आपको सिखाएंगे यूट्यूब कैसे करना है। रजिस्टर फॉर माई फ्री यूट्यूब मास्टर क्लास। आज के वीडियो है हमारी YouTube मास्टर क्लास 2024। तो शुरू करते हैं इस YouTube मास्टर क्लास को। लास्ट वीडियो जो आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बना देगी। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा सही तरीका कि YouTube चैनल बनाते कैसे हैं। अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उससे पैसे कैसे कमाए जाएं, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो ना तो कोई यूट्यूबर बताएगा और ना ही कोई यूट्यूब गुरु। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो कोई यूट्यूब मास्टर क्लास नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो है जहां मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। और मुझे 100% यकीन है कि जो कुछ भी मैं यहां शेयर करने वाला हूं उससे आपको जरूर मदद मिलेगी अगर आप YouTube को सीरियसली परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल स्टाइल का नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस शेयरिंग स्टाइल में होगा। पिछले 1 साल तक मैंने इस चैनल को एक फेसलेस चैनल की तरह चलाया है और आप इसे एक फैक्ट बेस्ड चैनल भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इस चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हॉनेस्टली मुझे पता है आप में से ज़्यादातर को शायद परवाह भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज सोचा चलो थोड़ा पर्सनल टच ऐड करते हैं और थोड़ा कनेक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। मैं IT एंड टेलीकॉम सेक्टर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर चुका हूँ और फिलहाल मैं यूट्यूब को फुल टाइम परस्यू कर रहा हूँ। बाकी मेरी जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को टॉपिक पर रखते हैं, विच इज़ शेयरिंग माई यूट्यूब एक्सपीरियंस। मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के चैलेंजेस, स्ट्रैटेजीज और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, स्पेशली अगर आप 2025 में एक नया चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब पर आपको कई एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर्स के टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मोटिव है अपने रियल एक्सपीरियंसेस एंड फाइंडिंग्स को आपके साथ हॉनेस्टली शेयर करना विदाउट एनी हाइप और एग्जैजरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि फैक्ट चैनल्स कितना चलता है यूट्यूब पर, क्या प्रोसेस होता है और कंटेंट कहां से लाएं, हम क्या AI जनरेटेड वॉइस, वीडियो या इमेज यूज़ करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूं, वीडियो फुटेजेस कहां से लाता हूं, AI जनरेटेड ऑडियो कैसे बनाता हूं, दूसरों के वीडियोस कैसे इस्तेमाल करते हैं, फेयर यूज़ पॉलिसी क्या होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अभी मेरी चैनल की अर्निंग क्या चल रही है, फैक्ट चैनल में RPM कितना होता है और पैसे कितना बनता है, शॉर्ट्स से कितना पैसा मिलता है, क्या शॉर्ट्स बनाना चाहिए या लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, और अगर दोनों बनाते हैं तो क्या अलग अलग चैनल में बनाना चाहिए या एक ही चैनल में पोस्ट करना बेटर है, फेस चैनल वर्सेस फेसलेस चैनल किसका स्कोप ज़्यादा है, क्या 2025 में यूट्यूब को एक करियर ऑप्शन के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मेरा यूट्यूब जर्नी कैसे रहा है उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। मुझे इस चैनल को रन करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस दौरान मैंने इस चैनल के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। इसके अलावा मैंने अब तक 4 और चैनल रन किए हैं। उसमें एक ट्यूटोरियल चैनल है और एक ट्रैवल चैनल भी है। सो आई थिंक मैं एक बेटर पोजीशन में हूँ कि अपने कुछ फंडास और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूँ और बता सकूँ कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं,
कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं ये वीडियो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही बनाना चाहता था और मेरे चैनल में 4 अक्टूबर को ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उस समय में मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। अब जनवरी 2025 आ गया है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। इस दौरान मेरे YouTube चैनल से जुड़े कुछ और इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिन्हें मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई भी पार्ट मिस मत करना। मैंने इस YouTube चैनल को 21 अगस्त 2023 को क्रिएट किया था और 23 अगस्त से ही वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया था। शुरुआत मैंने शॉर्ट्स से की थी और स्ट्रेटेजी ये रखी कि डेली एक शॉर्ट्स पोस्ट करूंगा और वीकली 1 या 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। हालांकि डेली शॉर्ट पोस्टिंग तो मैं मेंटेन कर पा रहा था, लेकिन वीकली 2 वीडियोस तो छोड़ो, एक वीडियो पोस्ट करना भी मेंटेन नहीं कर पाया। रीजन, शॉर्ट्स बनाने में ही काफी टाइम कंज्यूम हो जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक शॉर्ट्स बनाने में इतना टाइम लगता है? देखिए, सबका अपना अपना कंटेंट क्रिएशन स्टाइल होता है और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मेरे लिए ये पहली बार था इस तरह का कंटेंट बनाने का। शुरुआत में मुझे ऑन एन एवरेज एक 30 से 60 सेकंड का शॉर्ट्स बनाने में 4 घंटे लग जाते थे। इनफैक्ट कुछ शॉर्ट्स तो ऐसे भी थे जिनमें 8-8 घंटे लग जाते थे। अब इतना टाइम क्यों लगता था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे स्क्रिप्ट्स बनाने में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम लगता था। आप एक टॉपिक चूज करते हो, फिर उस पर रिसर्च करते हो, रेफरेंसेस ढूंढते हो और फिर फैक्ट चेक करते हो। शुरुआत में मेरा एक बड़ा हिस्सा ट्रांसलेशन में चला जाता था, क्योंकि जो भी डेटा आप इकट्ठा करते हो वो मोस्टली इंग्लिश में होता है। फिर उसको हिंदी में रीराइट करके स्क्रिप्ट को स्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करना होता है और उसे इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना पड़ता है, तब जाके एक स्क्रिप्ट रेडी होती है। उसके बाद स्क्रिप्ट को नरेट करना होता है। शुरुआत में मैं खुद ही वॉइस ओवर करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये समझ में आया कि AI वॉइस ओवर काफी पॉपुलर हो रहे हैं और वो वीडियोस काफी वायरल भी हो रहे हैं, इसलिए मैंने AI वॉइस ओवर का यूज करना शुरू किया। इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि वीडियो में जो वॉइस ओवर होता है वो बहुत जल्दी और आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, जबकि जब आप खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो काफी डिपेंडेंसीज होती हैं। आपको एक साइलेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिसके लिए आपको अपना सेटअप बनाना पड़ता है ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए। उसके बाद आपको माइक में इन्वेस्ट करना पड़ता है और काफी सारे रीइटरेशंस और रीटेक्स करने पड़ते हैं। फिर जाके आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद आपको उसे एडिट भी करना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड फॉर दैट रीजन आई स्विच टू AI वॉइस ओवर एंड फॉर दैट आई यूज अ टूल कॉल्ड 11 Labs। आज के टाइम में ये सबसे बेस्ट टूल है जो मार्केट में अवेलेबल है। इसमें काफी सारे वॉइस कैरेक्टर्स मिलते हैं और इतने वैरायटी के वॉइसेस हैं कि शायद ही किसी दूसरे टूल में इतने कैरेक्टर्स मिले। और जो लहजा, अंदाज और शब्दों की पकड़, स्पेशली इंडियन एक्सेंट में हिंदी लैंग्वेज के लिए, वो किसी भी टूल के मुकाबले सबसे बेस्ट 11 Labs में ही है। उसके बाद स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर के तहत आपको विजुअल्स ढूंढना पड़ता है। अगर आपका फेस चैनल है तो या तो आप पूरा वीडियो कैमरा के सामने एक्सप्लेन करते हुए रिकॉर्ड करते हो, जिसमें 10 से 15 मिनट तक सिर्फ आपका ही चेहरा दिख रहा होता है, लेकिन ये अप्रोच थोड़ा मोनोटोनस लग सकती है। इसलिए अगर उस सब्जेक्ट के रिलेटेड विजुअल्स हों जो आपके एक्सप्लेनेशन के साथ सिंक करें तो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और वीडियो भी एंगेजिंग बनेगा। और अगर आपका फेसलेस चैनल है तो पूरे 10 से 15 मिनट वीडियो के लिए आपको रेलेवेंट फुटेज अरेंज करना पड़ता है और इन फुटेजेस के लिए आपको दूसरे क्रिएटर्स या मीडिया सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली किसी और के जनरेटेड फुटेज पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो फुटेज के लिए मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, AI टूल्स और कस्टम जनरेशन। आजकल मार्केट में काफी सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं जो इमेजेस और वीडियोस जनरेट करते हैं और ज्यादातर ये पेड टूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेज के लिए मिडजर्नी, ChatGPT, एडोबी एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, कैनवा, मैजिक स्टूडियो और गूगल जेमिनाई जैसे कई टूल्स हैं। और वीडियोस के लिए रनवे है, जो एक जनरेटिव AI वीडियो टूल है जहां आप इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली। और भी टूल हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन मैंने AI वीडियो जनरेशन का यूज नहीं किया है। मैंने कुछ समय के लिए मिडजर्नी का यूज जरूर किया है इमेजेस जनरेट करने के लिए। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर टूल भी इस्तेमाल किया है इमेज जनरेट करने के लिए। फिर उन इमेजेस को बाद में मैं एनिमेट करता था वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आपको स्टिल इमेजेस को एनिमेट करना हो इजीली बिना किसी एडिटिंग स्किल के,
तो इमर्सिटी AI काफ़ी हेल्पफुल है। ये एक पेड टूल है जिसमें इमेजेस में डेप्थ मैपिंग करके एनिमेशन होता है जो काफ़ी इंप्रेसिव है। दूसरा है स्टॉक फुटेज का यूज़ करना। इसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। पेड ऑप्शंस में शटरस्टॉक, स्टोरी ब्लॉक्स, iStock और वेक्टिजी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। फ्री ऑप्शंस में पेक्सल्स और पिक्साबे जैसे वेबसाइट्स हैं। मैं पर्सनली पेक्सल्स, पिक्साबे और वेक्टिजी का पेड सर्विस यूज़ करता हूँ। पेड सर्विसेज में आपको ज़्यादा ऑप्शंस और हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता है, लेकिन ये सब कुछ टॉपिक पर डिपेंड करता है। हर टॉपिक के लिए स्टॉक वेबसाइट से क्लिप्स को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए फुटेज एंड क्लिप्स के लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो है अदर सोर्सेस। स्टॉक वेबसाइट्स पर मोस्टली आपको जेनरिक मीडिया मिलता है, स्पेसिफिक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पेस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है मुझे मार्स का जेनरिक फुटेज स्टॉक वेबसाइट से मिल जाए, लेकिन अगर मुझे परसिवरेंस रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर या किसी स्पेसिफिक मिशन का फुटेज चाहिए हो तो मुझे नासा के इमेज एंड वीडियो लाइब्रेरी से फुटेज लेना पड़ेगा। सिमिलरली, मान लो आप किसी स्पेसिफिक स्पीशीज को शोकेस कर रहे हैं तो आपको BBC मोशन गैलरी जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। स्टॉक वेबसाइट्स पर ऐसे निश स्पेसिफिक क्लिप्स शायद ही अवेलेबल होते हैं, इसलिए आपको विजुअल्स और मीडिया के सिलेक्शन में एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और आपको मीडिया हाउसेस और ऑथेंटिक सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ता है ताकि आप अपने ऑडियंस को मैक्सिमम वैल्यू दे सकें। लेकिन एक बात याद रखें, ये सब कंटेंट जनरली कॉपीराइटेड होते हैं एंड मोस्टली हमारे पास उन मीडियाज की लाइसेंस नहीं होती। तो फिर हम इन मीडिया चैनल्स या फेलो क्रिएटर्स के फुटेजेस या वीडियो क्लिप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा फेयर यूज़ पॉलिसी के बारे में। देखो, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आप इंटरनेट पर कोई भी टॉपिक ढूंढ लो या स्पेसिफिकली अगर यूट्यूब की बात करें तो किसी भी टॉपिक पर आपको 50, 100 या उससे भी ज़्यादा वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है जो पर्टिकुलर क्लिप आप यूज़ करने की सोच रहे हो वो ऑलरेडी 50, 100 या उससे भी ज़्यादा अलग अलग वीडियोस में यूज़ हो रहे हों। तो यहाँ बात आती है कि आप उस टॉपिक को किस यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका क्या वैल्यू एडिशन है। और इसीलिए वीडियो बनाने के लिए आपको कभी कभी दूसरे क्रिएटर के वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो यहाँ बात आती है कि क्या आप लीगली किसी दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हो? अगर हाँ, तो कैसे कर सकते हैं और कितना पोर्शन यूज़ कर सकते हैं और क्या ऐसे में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है? देखिए, ये सारी बातें आपको वो नहीं बताएगा जो खुद ऐसे कंटेंट बनाता है, वो अपने राज नहीं खोलेगा। जबकि इसका ज्ञान वो लोग देते हैं जिन्होंने कोई फेसलेस फैक्ट चैनल नहीं चलाया होगा। वो यूट्यूब गुरु जरूर होंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स देते होंगे, बट उन्होंने कभी वो चैलेंजेस खुद से फेस नहीं किया होगा। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो फेसलेस चैनल हैं, स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट वाले चैनल्स, उनमें आपको पूरे वीडियो में रेलेवेंट क्लिप्स रखना पड़ता है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर फेस चैनल है तो वीडियो का मेजॉरिटी पोर्शन में आप खुद का शॉट दिखाते हो एक्सप्लेन करते हुए, जिसे ए रोल कहते हैं। तो फेस चैनल्स में इन क्लिप्स का इस्तेमाल लिमिटेड होता है, जबकि फेसलेस में आपको पूरे वीडियो लेंथ के लिए क्लिप अरेंज करना पड़ता है। अब ऐसे में कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको मजबूरन दूसरों का कंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके स्ट्रक्चर, इंटीरियर और स्टेशन एलिमेंट्स को खुद से शूट कर लें। आपको नासा या किसी और स्पेस एजेंसी या किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा लिए गए फुटेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे टॉपिक्स में आपका अपना कंटेंट हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट किसी भी बड़े मिशन या डिस्कवरी या एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी का फुटेज तो सिर्फ प्रोप्राइटर के पास होगा। अगर आप उन पर वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेटली उन्हीं का फुटेज यूज़ करेंगे। इसलिए अगर आप देखें कि ध्रुव राठी, गेट सेट फ्लाई या मोहक मंगल जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाते हैं, वो भी दूसरों का मीडिया यूज़ करते हैं। अब ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, ज़्यादा नहीं पर कुछ ही हैं, जो कहते हैं कि भाई उसका वीडियो उठा लिया, इसका वीडियो चुरा लिया। अब ऐसे लोगों को क्या ही जवाब दें। मैं इस फेयर यूज़ पॉलिसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगा, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि YouTube की फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत हम दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं लीगली और कोई कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ एक फैलेसी है जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं। सिर्फ एजुकेशनल ही नहीं, अगर आप रिएक्शन चैनल बना रहे हैं या किसी और का क्लिप यूज़ करके आप कमेंट्री कर रहे हैं एंड अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो ऐसे में वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।
अब बात करते हैं मेरे YouTube अर्निंग्स की और एक फैक्ट चैनल की RPM के बारे में। RPM का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर मिल। ये एक ऐसा मेट्रिक है जो मेजर करता है कि एक YouTube कंटेंट क्रिएटर अपने वीडियोस के हर 1000 व्यूज पर कितना कमाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था 21 अगस्त 2023 को और 28 जनवरी 2024 को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मतलब मुझे लगभग 5 महीने लगे मोनेटाइजेशन तक पहुंचने में। इस ड्यूरेशन में मैंने करीब 108 शॉर्ट्स और 12 लॉन्ग वीडियोस बनाए थे। मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन शुरुआत में मेरा रेवेन्यू कुछ खास नहीं था। आप देख रहे होंगे कि मोनेटाइज होने के बाद रोज के बस अंडर 100 रुपीज अर्निंग होती थी। कभी कभी 100 से ऊपर चला जाता था, पर मोस्टली 100 के नीचे ही रहता था और कभी कभी तो अर्निंग्स 10 रुपए के नीचे भी जाती थी। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो नोटिस करोगे कि 10 जून के बाद मेरा रेवेन्यू ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज होने लगा। अब ऐसा क्या स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई की जो रेवेन्यू बढ़ने लगा, ये मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा पहला पेमेंट जुलाई में आया जो था $180, लगभग 14,800 रुपए। ये पेमेंट मोनेटाइजेशन के 6 महीने बाद आया। तब तक मैंने और 35 वीडियोस और 106 शॉर्ट्स और बना दिए थे। उसके बाद मुझे हर महीने पेमेंट मिलने लगा। अगर टोटल अर्निंग की बात करें तो अब तक मैंने YouTube से लगभग 84,000 रुपए कमाए हैं। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आज से पहले मेरे YouTube चैनल पर लास्ट वीडियो 30 अक्टूबर को अपलोड हो रखा है। मतलब लगभग 2 महीने हो गए हैं बिना वीडियोस के। तो ये जो टोटल रेवेन्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये प्राइमरीली जून से अक्टूबर के बीच का है, इफेक्टिवली 5 मंथ्स की कमाई। अब स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो मुझे काफी स्पॉन्सरशिप ऑफर आए हैं, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी बेटिंग एप्स और फैंटेसी एप्स से थे, जो मैंने सीधा मना कर दिया या फिर उन्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, क्योंकि ये मेरे एथिक्स और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और गलत चीजों को प्रमोट करना मेरी पॉलिसी नहीं है। मैं ऐसे स्पॉन्सर से दूर ही रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी YouTube अर्निंग्स की कहानी और जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में। अब बात करते हैं मैं किस तरह का कंटेंट पोस्ट करता था और मेरी क्या स्ट्रेटेजीज थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने शुरू किया था इस कमिटमेंट के साथ कि मैं डेली एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा और वीकली 1 या 2 लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करूंगा। लेकिन हॉनेस्टली स्पीकिंग, शुरुआत में इसे फुलफिल करना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग हो रहा था। मैं दिन के 8-8 घंटे, कभी कभी 11-12 घंटे लगाता था एक शॉर्ट्स बनाने में। शॉर्ट्स का टारगेट तो फुलफिल हो रहा था, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में काफी टाइम लगता था एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में। अब आप ही सोच लो, जब 60 सेकंड के शॉर्ट्स में 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो 10 मिनट के वीडियो के लिए उस हिसाब से ही कैलकुलेट कर लो। जैसे कि आप मेरे ट्रैकर में देख सकते हैं, एक वीडियो बनाने में 20 घंटे, 40 घंटे और कुछ वीडियोस में तो भाई 66 घंटे भी लगे हैं। तो इस वजह से मैं वीडियोस हार्डली ही बना पा रहा था। ऐसा भी टाइम था कि महीने में सिर्फ एक ही वीडियो बना पा रहा था। सो दिसंबर के एंड तक मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना पूरा फोकस लॉन्ग वीडियोस बनाने पर ही करूंगा। इसके पीछे रीजन ये था कि YouTube मोनेटाइजेशन के लिए जो 2 मेन क्राइटेरिया हैं, एक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उसके बाद या तो पिछले 1 साल में 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए या पिछले 3 महीने में शॉर्ट्स के 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए। अब मेरे लिए शॉर्ट्स के थ्रू मोनेटाइज करना मुश्किल था, क्योंकि जब तक शॉर्ट्स वायरल नहीं होते तब तक मिलियंस में व्यूज नहीं आते। तो मैंने पिवट किया लॉन्ग वीडियोस पर और फोकस किया वॉच आवर्स अचीव करने पर। इसी बीच मेरा एक वीडियो चल गया, टाइप 1 to टाइप 8 सिविलाइजेशन, एंड उस वीडियो के बाद मैंने 15 जनवरी से अप्रैल तक सिर्फ लॉन्ग वीडियोस ही बनाए। मैंने ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड किया। इस स्ट्रेटेजी की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन बाकी वीडियोस में व्यूज उतने नहीं आ रहे थे जितनी उम्मीद थी। इनफैक्ट मेरी CTR और AVD अच्छी होने के बावजूद व्यूज कम थे। तब मैंने वापस शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू किया, जो मेनली उन्हीं लॉन्ग वीडियोस के अराउंड बने थे, ताकि उन वीडियोस को बूस्ट मिल सके, पर उसमें भी व्यूज उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर मैंने एक और स्ट्रेटेजी ट्राई की। मैंने स्विच किया ऐसे टॉपिक पर जिनकी कैची विजुअल्स हैं और ऐसे फैक्ट्स जो लोगों को अनबिलीवेबल लगे, और साथ ही मैंने AI वॉइस ओवर पर भी स्विच कर दिया। और जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, 10 जून के बाद मेरा रेवेन्यू ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो गया। उसके पीछे का मेन रीजन यही था। तो अब मेरा पूरा फोकस वापस शॉर्ट्स पर आ गया, क्योंकि शॉर्ट्स से मुझे मिलियंस में व्यूज मिल रहे थे और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था। अभी तक जो भी मैंने YouTube से कमाया है, उसका 86% रेवेन्यू शॉर्ट्स से ही आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शॉर्ट्स के थ्रू सब्सक्राइबर्स भी गेन हो रहे थे। अब एक बात जो मैंने यहाँ नोटिस की है कि YouTube का एल्गोरिदम शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के लिए अलग अलग काम करता है, और ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। कब चेंज होता है, क्या चेंज होता है, ये किसी को नहीं पता। मैंने देखा है कि मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स शॉर्ट्स के थ्रू आए हैं, लेकिन जो ऑडियंस शॉर्ट्स देखती हैं
उन्हें यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस रिकमेंड नहीं करता। सिमिलरली जो लॉन्ग वीडियोस देखते हैं उन्हें यूट्यूब शॉर्ट्स रिकमेंड नहीं करता। तो अब सवाल ये है कि हमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। सबसे पहले शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। दोनों के अपने बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं जो आपके गोल्स और स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करते हैं। शॉर्ट्स का बेनिफिट ये है कि शॉर्ट्स बनाने में रिलेटिवली कम एफर्ट लगता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोस। इस वजह से आप ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से फ्रीक्वेंट अपलोड्स काफी मैटर करते हैं और शॉर्ट्स के थ्रू आप इजीली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग वीडियोस बनाना एक काफी लेंथी प्रोसेस होता है, जिसका मतलब है कि आपकी एक्टिविटी यूट्यूब पे उतनी फ्रीक्वेंट नहीं रह पाती। रीच की अगर बात करें तो शॉर्ट्स की रीच एक वाइडर ऑडियंस तक जाती है। इसका फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा व्यूज मिलते हैं और उसके साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी रिलेटिवली ज्यादा गेन होते हैं। लेकिन ऑडियंस कनेक्शंस का क्या? शॉर्ट्स के जरिए जो सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे आते हैं वो आपसे उतना कनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन काफी कम होता है। वो तो बस स्क्रॉल करते जाते हैं और उन्हें ये तक पता नहीं होता कि वो जो शॉर्ट्स देख रहे हैं उसका क्रिएटर कौन है। ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग वीडियोस में ऑडियंस अपना टाइम इन्वेस्ट करती है। वो एक क्रिएटर के कंटेंट को लंबी ड्यूरेशन तक कंज्यूम करते हैं, जिससे एक डीप कनेक्शन बनता है क्रिएटर और ऑडियंस के बीच। एक और एडवांटेज शॉर्ट्स का ये है कि आप अपने शॉर्ट्स को और भी प्लेटफॉर्म पर इजीली क्रॉस पोस्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे ऐसे रील या फेसबुक पे। जबकि लॉन्ग वीडियोस के साथ ये काम टफ हो जाता है, क्योंकि वीडियो लेंथ और एस्पेक्ट रेशियो का लिमिटेशन होता है। रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो शॉर्ट्स का रेवेन्यू काफी लो होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोस। फॉर इंस्टेंस शॉर्ट्स का आरपीएम कभी 60 पैसे तो कभी 1 रुपए या 1.5 रुपए होता है, जबकि लॉन्ग वीडियोस का आरपीएम मेरे चैनल में मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंगली 25 रुपए से 75 तक जाता है। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्ग वीडियोस में इनको इंटीग्रेट करना रिलेटिवली इजी होता है और ज्यादा इफेक्टिव भी। शॉर्ट्स में यूट्यूब ने डिस्क्रिप्शन में क्लिकेबल लिंक्स को डिसेबल कर रखा है, जो एक लिमिटेशन क्रिएट करता है। ऑल्दो यूट्यूब के इनबिल्ट एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अब आप दोनों फॉर्मेट्स में एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं। एक यूनिक फीचर जो शॉर्ट्स के साथ आता है वो है रिलेटेड वीडियोस। ये फीचर आपके शॉर्ट्स पे अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपने दूसरे रिलेटेड वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। इसका स्मार्ट यूज ये हो सकता है कि आप एक शॉर्ट बनाएं जो स्पेसिफिकली किसी लॉन्ग वीडियो का स्निपेट हो। इससे आप वाइडर ऑडियंस तक पहुंचते हैं और उस शॉर्ट्स के थ्रू अपने लॉन्ग वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपका गोल है ज्यादा रीच और क्विक एंगेजमेंट तो शॉर्ट्स एक पावरफुल मेथड है। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड ऑडियंस बेस क्रिएट करना चाहते हैं और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियोस काफी इंपैक्टफुल होते हैं। तो अब आप शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के बेनिफिट्स तो समझ चुके हैं, तो आप उस हिसाब से अपना टाइप ऑफ कंटेंट चूज कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अपने कंटेंट के हिसाब से कैसे डिसाइड करें क्या शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस एक ही चैनल में पोस्ट करना चाहिए या उनके लिए अलग चैनल बनाना बेटर होगा। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं दोनों टाइप के कंटेंट शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस दोनों पोस्ट करूंगा एक ही चैनल पर। शॉर्ट्स के थ्रू मुझे क्विक रीच और सब्सक्राइबर्स गेन करने की सोच थी, जो अल्टीमेटली मेरे लॉन्ग वीडियोस के लिए बेनिफिशियल होते। और शॉर्ट्स का एक और एडवांटेज था कि उसे ऐसे रील मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता, जिसके जरिए मैं अपना इंस्टाग्राम पेज को भी ग्रो कर सकता था। प्लान सिंपल था, शॉर्ट्स से जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन करो और लॉन्ग वीडियोस के थ्रू रेवेन्यू मैक्सिमाइज करो। मैंने कंसिस्टेंटली दोनों फॉर्मेट का कंटेंट अपलोड करना शुरू किया, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस दोनों। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ देखने को मिली। मेरे शॉर्ट्स तो वायरल हो रहे थे, उन पे लाखों व्यूज आ रहे थे, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में वो इम्पैक्ट नहीं था। 500, 1500 या मैक्सिमम 5000 व्यूज। ये देखकर मुझे लगा कि कुछ तो इश्यू है। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी और कई वीडियोस देखे जहाँ कुछ फेलो यूट्यूबर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करी थी, जहाँ वो कह रहे थे कि शॉर्ट्स आपके चैनल को बर्बाद कर देगा। This growth could actually be hurting my YouTube channel. YouTube Shorts are gonna kill YouTube. YouTube Shorts can completely ruin your channel. They'll destroy your entire channel. अब ये कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं। तो होता ये है कि शॉर्ट्स की वजह से एक स्प्लिट ऑडियंस क्रिएट हो जाती है। मतलब कुछ लोग सिर्फ शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं और कुछ सिर्फ लॉन्ग वीडियोस। मेरे चैनल में भी मेजॉरिटी ऑडियंस शॉर्ट्स वाली थी, जो लॉन्ग वीडियोस में एंगेज नहीं हो रही थी, जिसके चलते मेरे लॉन्ग वीडियोस स्ट्रगल कर रहे थे व्यूज लाने में। और ऐसे कई चैनल्स हैं जिनमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन फिर मैंने सोचा, भले ही ऑडियंस स्प्लिट है, लेकिन जो शॉर्ट्स देखना चाहते हैं वो शॉर्ट्स देखेंगे और जो लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हैं वो लॉन्ग वीडियोस देखेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है?
यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है YouTube के एल्गोरिदम के काम करने के तरीके से। तो होता ये है कि जब हम एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube सबसे पहले उस वीडियो को एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को भेजता है। ये जनरली वो ऑडियंस होती हैं जिनकी फीड में आपका वॉच्ड वीडियोस हैं और इन ऑडियंस में कुछ आपके सब्सक्राइबर्स भी होंगे। और अगर वो ऑडियंस इस वीडियो में एंगेज होती है, लाइक वो इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो YouTube एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाता है कि आपका वीडियो अच्छा है। तो ये इस वीडियो को एक और ग्रुप ऑफ ऑडियंस को शो करता है, जो कि जनरली एक ब्रॉडर ऑडियंस होती हैं विद सिमिलर इंटरेस्ट। और अगर इस ग्रुप ने भी उस पर अपना एंगेजमेंट दिखाया तो फिर ये नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस को दिखाएगा और ये साइकिल चलता जाएगा जब तक वीडियोस में व्यूज और एंगेजमेंट रुक ना जाए। अब YouTube शॉर्ट्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, आइए समझते हैं। होता क्या है कि जो शॉर्ट्स वाली ऑडियंस होती है उनका शॉर्टर अटेंशन स्पैन होता है, जो कि क्विक डोपामिन हिट की तलाश में रहते हैं। उन्हें आपके लॉन्ग फॉर्मेट से इतना मतलब नहीं होता और अगर वो वीडियो पे क्लिक करके देखना शुरू करते हैं तो जल्द से बोर हो जाते हैं। विच मीन्स जब आप एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट करते हैं तो YouTube इसका इंप्रेशन भेजता है। तो आपके ये जो शॉर्ट व्यूअर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, या तो वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि आपके वीडियो पे लो CTR यानी लो क्लिक थ्रू रेट मिलेगा, या फिर अगर वो वीडियो पे क्लिक करते भी हैं तो जल्दी से ये रियलाइज करते हैं कि इस टाइप का कंटेंट उनके लिए नहीं बना है और वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिससे आपकी वीडियो की AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंपैक्ट होती है। यानी कि आपकी वीडियो की लो CTR और लो AVD YouTube एल्गोरिदम को यह सिग्नल देता है कि आपकी वीडियो कुछ खास नहीं है और लोग इसे देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, और फिर YouTube उस वीडियो का इंप्रेशन रोक देता है। नो मैटर आपने वीडियो कितनी भी अच्छी बनाई हो, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हो, अच्छा टाइटल और थंबनेल लगाया हो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस को एक ही चैनल पर डालने का, स्पेशली अगर आपके मेजॉरिटी ऑडियंस शॉर्ट्स वाली हैं। शॉर्ट्स के व्यूज और सब्सक्राइबर्स काफी कम वैल्यूएबल होते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोस के। यानी कि शॉर्ट्स तो एकदम बेकार है, बस व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, बट उन व्यूज और सब्सक्राइबर्स का करूं क्या जब कुछ रेवेन्यू ही नहीं बन रहा। और तो और ये मेरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले चैनल को भी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो क्या करें, क्या आप शॉर्ट्स डालना ही बंद कर दें? वेल, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हर किसी का चैनल अलग अलग है, अलग अलग निश, अलग अलग टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं, उनकी कोर ऑडियंस भी अलग होती है। अगर आप शॉर्ट्स को एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ यूज करते हैं तो आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक तरीका यह है कि जब आप शॉर्ट्स पोस्ट करते हैं, लेट्स से आपने हफ्ते के 7 शॉर्ट्स पोस्ट किए, तो अगर उनमें से एक आउट परफॉर्म करता है तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट ऑडियंस पसंद कर रही है। अगर आपके शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के टॉपिक्स अलाइंड हैं तो शॉर्ट्स को फनल की तरह यूज कीजिए। शॉर्ट्स के जरिए आप लोगों को अपने लॉन्ग वीडियोस तक रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में YouTube का रिलेटेड वीडियो वाली फीचर काफी हेल्पफुल है। अगर आपका शॉर्ट्स कंपेलिंग है और व्यूअर्स उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली उससे लिंक्ड लॉन्ग वीडियो तक जा सकता है। बट मेक श्योर आपका शॉर्ट्स कंपेलिंग होना चाहिए ताकि व्यूअर्स मजबूर हो जाएं उसकी लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए। सो द क्वेश्चन कम्स अगेन, क्या शॉर्ट्स को अलग चैनल में रखना चाहिए या लॉन्ग वीडियो के साथ पोस्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ कंटेंट। अगर आप सेम टाइप के टॉपिक पर शॉर्ट्स बना रहे हैं और वो वीडियोस के इन एंड अराउंड है, या कहूँ आपके उस लॉन्ग वीडियो का ही एक प्रमोशनल शॉर्ट वर्जन है, यानी इस शॉर्ट्स के जरिए आप अपने लॉन्ग वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो ऑडियंस उस शॉर्ट्स को एंजॉय कर रही है वो लॉन्ग वीडियो को भी एंजॉय करेगी, तो आप सेम चैनल में शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ एक हकीकत ये है कि ऑडियंस वही देखेगी जो उसको पसंद है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको बोला तो वो देखने लग जाए। ये केस टू केस वेरी करता है। कुछ व्यूअर्स कुछ टॉपिक पे सिर्फ शॉर्ट्स ही देखना पसंद करेगी, तो वो सीधा लॉन्ग फॉर्म पे स्विच नहीं कर देंगे जस्ट बिकॉज आपने ऐसा चाहा। तो यहाँ आप अपना एनालिटिक्स देखिए, उसे स्टडी कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि शॉर्ट्स को लॉन्ग वीडियो के साथ डालना है कि नहीं। और अगर आपका कंटेंट काफी वेरिड है एंड आपके शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के टॉपिक्स अलग अलग हैं, तो बेटर है कि शॉर्ट्स के लिए एक अलग चैनल बनाएं। एंड इस चीज को आपने नोटिस भी किया होगा कि काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने शॉर्ट्स का चैनल अलग ही रखते हैं और वो लॉन्ग वीडियोस के साथ नहीं डालते हैं। लास्टली मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपका चैनल फेसलेस है तो कोशिश कीजिए कि आप एक फेस चैनल शुरू करें। रीजन सिंपल है, फेस चैनल के थ्रू आप अपनी ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं जो ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है। देखिए, जब ऑडियंस आपका फेस देखती है तो वो क्रिएटर के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, ब्रांड्स भी आपके साथ इजीली कोलैबोरेट करते हैं क्योंकि उनके लिए भी एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है।
ये आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी काफी इम्पैक्टफुल होता है। आपका एक फेस वैल्यू बन जाता है जो आपको एक रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी देता है। काफी लोगों को लगता है कि एक फेसलेस वीडियो आसान होगा बनाने में, और कुछ लोग प्राइवेसी के लिए ये फॉर्मेट प्रेफर करते हैं। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो फेसलेस चैनल रन करना काफी टफ है। सोचिए अगर आप एक 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं तो फेसलेस चैनल में आपको हर एक कन्वर्सेशन या नरेशन के लिए रेलेवेंट विजुअल कंटेंट अरेंज करना पड़ता है। इस प्रोसेस में रिसर्च और एडिटिंग काफी टाइम कंज्यूम करती है, जबकि फेस चैनल में आपने एक ही बार अपनी वीडियो शूट कर दी जो आपका ए रोल बन जाता है। उसके बीच में अगर जरूरत लगे तो सिर्फ 3 से 4 मिनट के विजुअल्स, जिसे बी रोल कहते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं और बाकी का टाइम सेव हो जाता है और एडिटिंग भी कंपैरेटिवली फास्टर होती है। ये बात तो ठीक है, फिर भी फेसलेस चैनल लोग क्यों प्रेफर करते हैं? देखिए, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरा के सामने। कुछ लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, जो एक नेचुरल चीज है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ग्रेजुअली कैमरा के आगे आने की प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में आपको शायद बार बार रीटेक्स लेने पड़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। फेस वर्सेस फेसलेस में एक और मेजर डिफरेंस है रिकॉल फैक्टर। इमेजिन कीजिए एक नया व्यूअर ने आपका एक वीडियो देखा है। कुछ दिन बाद जब उसकी फीड में आपका नया वीडियो दिखाई देता है तो वो उसे तुरंत रिकॉल करेगा, हाँ, मैंने इस बंदे का वीडियो पहले भी देखा है और वो काफी अच्छा था, इसलिए उसके क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेसलेस वीडियोस के केस में ये रिकॉल फैक्टर काफी कम होता है। आज के दिन लोग इतना अटेंशन नहीं देते हैं, सो वो इजीली भूल जाते हैं कि मैंने किसकी वीडियो देखी, जबकि चेहरा दिमाग में छपा रहता है, और अगर चेहरा उनके दिमाग में ना हो तो उनका एंगेजमेंट नेचुरली कम हो जाता है। सो ये कुछ प्रोस हैं फेस चैनल बनाने के, जिसके चलते मैंने भी रिवील कर दिया है अपने फेस को एंड इस चैनल को ऐसा फेस चैनल चलाने का डिसीजन लिया है। अब बात कर लेते हैं YouTube एज अ करियर ऑप्शन इन 2025 की। तो दोस्तों, YouTube 2025 में भी एक डायनामिक प्लेटफॉर्म रहेगा जो क्रिएटर्स के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। लेकिन हाँ, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको उस पर सक्सीड करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि YouTube को ऐसा करियर परस्यू किया जा सकता है या नहीं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा जो आपको क्लैरिटी देंगे और हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि क्या YouTube आपके लिए राइट करियर चॉइस हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं इस चैनल की फ्यूचर प्लानिंग की। जो मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनका फोकस होगा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पर। मैं कोशिश करूंगा कि एक वाइड कैटेगरी को कवर करूं ताकि टॉपिक सिर्फ साइंस, एस्ट्रोनॉमी या टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड ना रहें। हम सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये डिस्कशंस आज के दिन की जरूरत है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं, जो शायद ही इंटरनेट पे किसी ने एक्सक्लूसिवली और एक्सप्लिसिटली उस टॉपिक को कवर की हो। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है, और अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।